हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिरावत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। आज की क्लास आप सबकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास आपकी बजट की क्लास है। जो आपका बजट जारी हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2025-26 के लिए। और ये पूरा आज हम लोग इस क्लास में डिटेल में बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर योर ऑल एग्जाम। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये पूरे 1 ईयर आपको बजट से रिलेटेड क्वेश्चन दे के जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। मोर देन 75 प्लस क्वेश्चन हम लोग आज की इस क्लास में कवर करेंगे, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये सभी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आज की क्लास में कराने वाला हूँ, विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ। जितना भी जो बजट में जारी हुआ है 1 to 1 सारी चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे विद एमसीक्यू पैटर्न के साथ, जैसा आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। पूरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट जो इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए पूरा डिटेल में हम 1 to 1 75 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे हम बात कर लेंगे बजट 2025-26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो आपका बजट जारी हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा है, 25-26 के लिए है। ठीक है, अभी 1 अप्रैल जब आपका आएगा तब ये बजट पूरी तरीके से लागू होगा। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आपका यह बजट है। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर आपका है 25-26 के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बजट शब्द का। देखिए, आपके संविधान में कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया बजट एज अ वर्ड जो यूज किया जाता है। बजट को जो संविधान में यूज़ किया गया है वो वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये शब्द दिया गया है। ठीक है, संविधान में आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत। राष्ट्रपति, अच्छा ये बजट होता क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष, मतलब एवरी फाइनेंशियल ईयर के संबंध में संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा राज्यसभा के समक्ष उस वर्ष के लिए, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये बजट तैयार किया गया है, भारत सरकार की जितनी भी अनुमानित प्राप्तियां मतलब कितना एस्टिमेटेड रिसीप्ट है, और मतलब कितना गवर्नमेंट कमाई कर सकती है, अनुमानित प्राप्तियां, रेवेन्यू कितना हो सकता है, और एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन सभी का विवरण रखवाता है। कौन रखवाता है? राष्ट्रपति, जिसे ही हम क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे हम कहते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा इसे रिप्रेजेंट करवाया जाता है संसद के दोनों सदनों के समक्ष। भारत सरकार की जितनी भी अनुमानित प्राप्तियां हैं और जितने खर्चे हैं, उन सभी का एक स्टेटमेंट रखवाता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए, ये रहा बेसिक। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपका जो स्टार्ट हो रहा है, पहले हम बजट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद जो बजट आपका जारी किया गया है माननीय वित्त मंत्री जो है देश की, निर्मला सीतारमण द्वारा, ठीक है, उनके थ्रू जितना भी बजट में जो रिप्रेजेंट किया गया है उसको हम लोग पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? तो ये संसद के दोनों सदनों में, और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण में निम्नलिखित में क्या शामिल होता है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका क्या शामिल होता है? अभी मैंने बताया एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार की सभी प्राप्तियां और सभी खर्चे, ये शामिल की जाती हैं आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या हम बजट ही कह दें, उसमें आपकी ये शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत का पहला बजट जॉन विल्सन द्वारा ये पेश किया गया था। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने इसे प्रस्तुत किया था। तो ये 7 अप्रैल 1860 को, 7 अप्रैल, ऑप्शन यहाँ पे आपका है सी, 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सभी इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में अगर आपका आ गया तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है। भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये देखिए, भारत का जो पहला बजट था वो जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जेम्स विल्सन थे कौन? आइए इनके बारे में भी थोड़ा हम यहाँ पर डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे अगर बाई चांस अगर एग्जाम में पूछ लिया तो आपको मालूम रहना चाहिए। तो जैसे भारत का जो, या मैं कह सकूँ देश का जो पहला बजट है, इंडियाज़ फर्स्ट बजट की अगर हम बात कर ले, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके जो अधिकारी थे, कौन थे? जेम्स विल्सन। और भारत का जो पहला बजट जेम्स विल्सन ने रिप्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था, और वो लंदन से इन्होंने पेश किया था, मतलब इंडिया से नहीं जारी हुआ था, लंदन से इन्होंने पेश किया था।
उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के सामने इसे प्रेस किया था। ब्रिटिश क्राउन मतलब जो ब्रिटेन के राजा महाराजा थे उनके सामने, ठीक है। और यहाँ पे अंग्रेजी अधिकारी विल्सन, ये स्कॉटलैंड के एक राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और व्यवसायी थे। बेसिकली ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। यहाँ पे हम अगर भारत का बात कर लें, गणतंत्र भारत का मतलब स्वतंत्र भारत का मतलब जब भारत का संविधान लागू हो गया उस समय की अगर हम बात कर लें तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो इस बजट में क्या था, योजना आयोग की स्थापना हो चुकी थी। योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया था इस बजट में, इस बजट के दौरान, ठीक है। और जो CD देशमुख थे, जो पहला बजट जिन्होंने भारत का प्रस्तुत किया था, गणतंत्र भारत का, रिपब्लिक इंडियन का, ठीक है, वो CD देशमुख थे। और ये वित्त मंत्री होने के साथ साथ ये रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। कौन? CD देशमुख। और इन्होंने ही 1951-52 में मतलब 1951-52 में भारत सरकार का अंतरिम बजट इन्होंने पेश किया था। तो ये सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन, गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन? CD देशमुख। और ये क्या थे? ये एक वित्त मंत्री होने के साथ साथ ये भारत सरकार के भारतीय मतलब गवर्नर भी थे। रिजर्व बैंक के ये क्या थे? पहले भारतीय गवर्नर भी थे। आप सभी लोगों को मालूम भी होगा, स्टैटिक जीके आपने पढ़ा होगा। तो ये इन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें तो भारत का पहला बजट जो ब्रिटिश शासन के दौरान पेश किया गया था वह किस शहर में बजट पेश किया गया था? तो जेम्स विल्सन लंदन से ही भारत का पहला बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था, पेश किया था। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत का पहला बजट पेश करने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो किस कंपनी से संबंधित थे? मतलब जेम्स विल्सन की यहाँ बात हो रही है क्योंकि उन्होंने पहला बजट प्रस्तुत किया था भारत का लंदन से। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ये क्या थे? अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित थे, ठीक है। देश का पहला बजट ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स विल्सन ने लंदन से पेश किया था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? अधिकारी थे, उसी से संबंधित थे। बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम पूरा बजट 2025-26 का देखेंगे। आज़ादी के बाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो आज़ादी के बाद जो भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था वो 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। और ये स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट ये R.K. षणमुखम चेट्टी, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था वो R.K. षणमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। गणतंत्र भारत का CD देशमुख और स्वतंत्र भारत का R.K. षणमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आज़ादी के बाद पहले बजट को किसने प्रस्तुत किया? आज़ादी के बाद अभी मैंने यहाँ पे बात किया है R.K. षणमुखम चेट्टी द्वारा ये पेश किया गया था। आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो पहला बजट आज़ादी के बाद R.K. षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो देखिए सबसे ज़्यादा बजट जो पेश करने का रिकॉर्ड जो है वो मोरारजी देसाई के नाम पे है, ठीक है। तो C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ये 8वीं बार इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। बजट ये 8वीं बार इन्होंने प्रस्तुत किया है और लगातार इन्होंने किया है। तो अभी तो यहाँ पे बात जो हो रही है सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड तो वो मोरारजी देसाई के नाम पर है। 10 बार इन्होंने टोटल बजट प्रस्तुत किया है, 10 बार, ठीक है। या आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कहा है ना, आप सभी से डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे अधिक बार जो आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड वो मोरारजी देसाई के नाम पर है। अगर हम बजट 2025 की बात कर लें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ठीक है, जो इन्होंने बजट पेश किया है 2025-26 का, ये बतौर वित्त मंत्री होते हुए 8वां आम बजट इनका होगा। मतलब इन्होंने 8वीं बार ये बजट पेश किया है भारत सरकार का और ये लगातार इन्होंने पेश किया है क्योंकि ये मतलब जो मोदी मंत्रालय मतलब मोदी 2.0, ठीक है, मोदी सरकार, उसमें ये लगातार ये 8वीं बार इन्होंने पेश किया है। मतलब रुक रुक कर नहीं किया है कि एक इधर एक बार फिर 2 साल बाद ये पेश कर रही हैं, ऐसा नहीं, लगातार 8वीं बार। और 45 यहाँ पे अगर हम मोरारजी देसाई की बात कर लें तो ये लगातार इन्होंने 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है, सबसे ज़्यादा बार। और 1959 से 1969 तक ये भारत के वित्त मंत्री रहे हैं। देसाई ने 10 बजट पेश किया है जो भारतीय इतिहास में सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के तौर पर कितना बजट पेश किया है? तो ये 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होती चली जाएंगी, अभी मैं पूरा डिस्कस करूँगा। 75+ क्वेश्चन है, फटाफट हम यहाँ पे देखेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर करेंगे। भारत में कुल कितने वित्त मंत्री ने 8 बार बजट पेश किया है? तो 8 बार देखिए, एक मोरारजी देसाई हो गए, ठीक है, मोरारजी देसाई हो गई, निर्मला सीतारमन ये भी हो गए हैं। इन सबके साथ साथ पी चिदम्बरम ने भी प्रस्तुत किया है और मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी शायद ये भी थे। तो अभी हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप करते हैं, ठीक है।
या विभिन्न प्रधानमंत्री, जैसे अभी इससे पहले यहाँ पे आपका 3 तो यहाँ पे हम आंसर यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है, मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम और आपके प्रणब मुखर्जी। बाकी अब ये आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी ने भी 8वीं बार ये बजट पेश कर दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मिनी बजट किस प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा पेश किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी जी द्वारा पेश किया गया था भारत का पहला मिनी बजट, ठीक है, मिनी बजट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बही खाता भारतीय बजट प्रणाली का क्या प्रतीक माना जाता है? तो बही खाता मतलब बुक कीपिंग, और ये भारतीय बजट प्रणाली का, इंडियन बजट सिस्टम का वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। तो ये सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, भारत के पहले बजट का उद्देश्य क्या था? तो भारत के पहले बजट का जो उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्था को संगठित करने के लिए पेश किया गया था। चलिए, यहाँ तक तो हमारे बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं 2025-26 के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और ये अभी तक का बजट का जो इतिहास था तब तक हम लोगों ने क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम 25-26 की बात करेंगे, यूनियन बजट 2025-26 की। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, ओके। चलिए, यहाँ पे 2025-26 बजट 2025-26 का यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपका एक तरीके से बजट का स्टैटिक जीके था आपका। यहाँ पे यूनियन बजट 2025-26, इसमें आपकी कुल प्राप्तियाँ मतलब टोटल रिसिप्ट, और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मतलब कितनी प्राप्तियाँ और कितनी खर्चे अनुमानित की गई हैं वित्त मंत्री मतलब भारत सरकार द्वारा, ठीक है, यूनियन बजट में, केंद्रीय बजट में। तो देखिए कितनी प्राप्तियाँ और कितनी खर्चे अनुमानित की गई हैं, ठीक है, एस्टिमेटेड कितना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टोटल जो प्राप्तियाँ निर्धारित की गई हैं कि भारत सरकार जो है वो 34.96 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है, और 50.65 लाख करोड़ रुपए खर्च होने की आशंका है, मतलब एस्टिमेटेड, अनुमानित है कि इतना खर्च हो सकता है। तो एक तरीके से हम कहें आपका जो बजट है आपकी बार वो 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जो पूरे इतिहास में भारत के सबसे ज़्यादा बजट आपकी बार जारी किया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे, 50.65 लाख करोड़ रुपए। तो आपका ये अमाउंट आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टोटल रिसिप्ट जो है वो 34.96 लाख करोड़ रुपए, और टोटल जो एक्सपेंडिचर निर्धारित किया गया है एस्टिमेटेड वो आपका 50.65 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पे हम डिटेल में बात कर ले तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में जो टोटल कुल प्राप्तियां हैं वो 34.96 लाख करोड़ रुपए, और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 50.65 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। और देखिए अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू इनका इतना बन रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर आपका मोर देन है आपके रेवेन्यू से, तो यहाँ पे आपको घाटा होना जरूरी, भाई घाटा तो होगा ही, आप पैसा कम कमा रहे हो और खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, तो यहाँ पे तो भाई राजकोषीय घाटा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इन्होंने ये भी निर्धारित लक्ष्य रखा है कि जो राजकोषीय घाटा रहेगा, फिजिकल डेफिसिट जो रहेगा, वो सकल घरेलू उत्पाद मतलब इंडिया की जीडीपी का 4.4% रखने का लक्ष्य इन्होंने रखा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। और भी अगर हम डिटेल में बात कर लें, केंद्रीय बजट जो है 25-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा कुल प्राप्तियां और व्यय का अनुमान जो रखा गया है वो 34.96 लाख करोड़ रुपए, मतलब सरकार को मिलने वाली जो कुल आय है, कुल इनकम है, 34.96 लाख करोड़ की कमाई कर सकती है भारत सरकार, और भारत सरकार का जो कुल खर्च है वो 50.65 लाख करोड़ रुपए है। सिंपल शब्दों में अगर हम बात कर लें तो सरकार को 34.96 लाख करोड़ की आय होगी, लेकिन जो उसका खर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो 50.65 लाख करोड़ है। और ये पैसा कहाँ खर्च होता है, ये जाहिर सी बात है सभी सरकार की योजनाओं में खर्चा होता है, स्वास्थ्य सेवाओं में, हेल्थ सेक्टर में खर्च होता है, सड़क वड़क बनाने में भी काम आता है, ठीक है। सारी चीज़ें आप ही लोगों के ऊपर, मतलब देश की जनता के ऊपर, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और सभी योजनाओं में ये पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, तो इसका परिणाम क्या है कि जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट होगा, क्योंकि खर्च ज़्यादा है, आय कम है, तो सरकार की आय से अधिक खर्च हो रहा है। फिजिकल डेफिसिट अगर आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब है कि सरकार की इनकम से उसका ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और राजकोषीय घाटा को जो एस्टिमेटेड किया गया है, जीडीपी का 4.4% रखने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका मतलब है कि सरकार का जो घाटा होगा वो देश की कुल आर्थिक गतिविधि जीडीपी का 4.4% से ज़्यादा नहीं होने वाला है। सरल शब्दों में अगर हम बात कर लें तो सरकार खर्च करने के लिए कुछ ज़्यादा कर्जा लेगी, लेकिन इसका ध्यान इस बात पर रखा जाएगा कि ये कर्जा जो है, जो सरकार कर्जा लेगी, भाई ज़्यादा कम कमाई है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये नियंत्रित रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनियन बजट 2025-26 के अनुसार जो शुद्ध कर प्राप्तियां कितनी अनुमानित की गई हैं, मतलब सरकार कितना नेट टैक्स, मतलब टैक्स कितना रिसीप्ट हो सकता है, सरकार की कर से कमाई, शुद्ध कमाई कितनी हो सकती है, एस्टिमेटेड निर्धारित किया गया है बजट 2025-26 के अनुसार। तो टोटल जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर रखा है भारत सरकार ने कि 28.37 लाख करोड़ रुपए मतलब टैक्स से कमाई हो सकती है। इसमें आपके इनकम टैक्स और प्लस जीएसटी दोनों है, इसमें टैक्स है तो मतलब दोनों ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो 28.37 लाख करोड़ रुपए सरकार नेट टैक्स रिसीप्ट मतलब शुद्ध कर प्राप्तियां निर्धारित रखा गया, अनुमानित रखा गया कि इतनी कमाई सरकार कर सकती है। ठीक है, कमाई होने वाली है, मतलब आगामी वर्ष के लिए जो शुद्ध कर प्राप्तियां हैं वो 28.37 लाख करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जो वित्त वर्ष 25 के संशोधनों के अनुमान से 10.9% अधिक है। मतलब 2024-25 का जो बजट था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 2000 ये आपका जो बजट है वो 25-26 का है, उससे 10.9% ज़्यादा कमाई होगा टैक्स से। और इसमें आपका व्यक्तिगत आयकर मतलब इनकम टैक्स के वर्ष 2026 का अनुमान 14.4 लाख करोड़ रुपए है, जो फाइनेंशियल ईयर के संशोधित अनुमानों से 14.4% अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट 2025-26 में जो राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, अभी मैंने डिस्कस किया है 4.4% को सरकार को फिजिकल डेफिसिट हो सकता है जीडीपी का, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं कमाई कम है। समझ में आया या? तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट में केंद्रीय बजट 2025-26 में सकल बाजार उधारी कितनी अनुमानित रखी गई है। सकल बाजार उधारित मतलब क्या, सरकार को जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार भी तो पैसे उधार लेती है, बैंकों से उधार लेती है, अपना बॉन्ड बेचकर, अपनी सिक्योरिटीज़ बेचकर सरकार लेती है, बैंकों से, सभी संस्थानों से, ठीक है, और जनता के बीच में भी गवर्नमेंट क्या अपना बॉन्ड वगैरह बेचती है। बॉन्ड मतलब एक तरीके से सरकार लोन के तौर पे ये पैसा लेती है और निश्चित समय पे बाद बैंकों से अगर उधार लेगी तो उन्हें ब्याज सहित गवर्नमेंट पे करेगी। तो वही होता है सकल बाजार उधारी, मतलब मार्केट से गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है। तो कितना अनुमानित रखा गया है सकल बाजार उधारी, मतलब एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्केट बोरोइंग, तो ये जो निर्धारित रखा गया है 14.82 लाख करोड़ रुपए। मतलब आपका यहाँ पे बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 14.42 लाख करोड़ रुपए अनुमानित रखा गया है ग्रॉस बोरोइंग मतलब सकल बाजार उधारी के लिए। तो वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बाजार प्रतिभूतियों, ठीक है, मार्केट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से सकल उधारी मतलब ग्रॉस बोरोइंग 14.42 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से नेट बोरोइंग जो है वो 11.54 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। मतलब अगर ये इतना पैसा सरकार लेगी तो कर्जे पे करने के बाद तब भी गवर्नमेंट का जो नेट उधारी मतलब नेट बोरोइंग जो रहेगा वो 11.54 लाख होगा। मतलब यही कि यहाँ पे सकल उधारी होता क्या है, एक बार मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी होगा। सकल उधारी मतलब ये वह कुल राशि है जो सरकार ने उधार के रूप में बाजार से ली है, मतलब सरकार द्वारा उधारी का कुल आंकड़ा इसमें शामिल है, सरकार कितना पैसा उधार ले रही है, इसमें पुराने कर्जे भी रहते हैं और नए कर्जे दोनों के भुगतान इसमें शामिल रहते हैं। शुद्ध उधारी का पैसा क्या होता है, ठीक है, नेट बोरोइंग, इसमें वो अमाउंट आता है जो सरकार ने नए कर्ज के रूप में लिया है, नया लोन लिया है, मार्केट से नया कर्जा लिया है। इसमें पुराने कर्जे का भुगतान करने के बाद मतलब सरकार का जितना भी कर्जा है उसमें से पुराने कर्जों को गवर्नमेंट ने पे कर दिया, इतना पे कर दिया, अब जो नया कर्जा है वो आपका होता है क्या, नेट बोरोइंग आपका होता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर और भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, सकल उधारी जो है वो वित्त वर्ष 2025 की तुलना में 6% अधिक है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। इसका मतलब सरकार ने पहले से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए थोड़ा और कर्ज लिया है और नए कर्ज में वृद्धि नहीं की है। तो यही है, होता है आपका सकल बोरोइंग मतलब सकल उधारी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी के कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 4.4%, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियों के अलावा कुल पूंजीगत व्यय मतलब जितना गवर्नमेंट को रिसीप्ट हो रहा है पैसा रेवेन्यू के तौर पे, उसके अलावा गवर्नमेंट कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स एसेट्स खरीदने पे कितना खर्च कर सकती है गवर्नमेंट। जैसे फिक्स एसेट मतलब क्या, गवर्नमेंट बहुत तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, ठीक है, पुल वगैरह बनवाती है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.21 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सरकार ने 2025-26 में पूंजीगत व्यय 11.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 10% अधिक है। बजट का जो उद्देश्य है 2025-26 का, वो सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 के तहत सकल बाजार उधारी का अनुमान कितने करोड़ रुपए है? तो कितना करोड़ रुपए? 14.82 लाख करोड़ रुपए, अभी हमने डिस्कस किया है। चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। बजट 2025-26 में कुल व्यय की अनुमानित मतलब कितना पैसा गवर्नमेंट का खर्च हो सकता है इस बजट के माध्यम से, गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है। तो 50.65 लाख करोड़ रुपए, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिस्कस किया हमने, स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट है, 25-26 कुल बजट 2025-26 के अनुसार कुल सरकारी व्यय का कितना प्रतिशत ब्याज भुगतान के लिए आवंटित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट की जितनी भी सरकारी खर्चे हैं, आप सरकारी खर्चों में कितना प्रतिशत हिस्सा, ठीक है, व्यय का कितना प्रतिशत हिस्सा सिर्फ ब्याज पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए खर्चा होगा। जितने भी मतलब जो आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें आपका कितना परसेंट हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट करने में जाएगा? तो 25% जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब सरकार द्वारा 2025-26 में 50,65,345 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, और 2024-25 के संशोधन अनुमान से 7.4% ये अधिक है। मतलब बजट 2024-25 से, ठीक है, 7.4% का अधिक है 2025-26 में। और इसमें ब्याज का जो भुगतान किया जाएगा वो कुल व्यय का 25% ब्याज पेमेंट करने में जाएगा। मतलब इसका 25% सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करने में जाएगा, ठीक है। और राजस्व प्राप्तियाँ 37% है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी? मतलब गवर्नमेंट की, मतलब केंद्र सरकार की बजट 2025-26 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जो जीडीपी है इंडिया का, ठीक है, उसमें जितनी भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, मतलब सरकार कितना पैसा बाकी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितना कर्जा बाकी है सरकार का, अनुमानित कितना है? मतलब गवर्नमेंट कितना है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी है जीडीपी का? तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 56.1% है। तो केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है वो मार्च 2031 तक अपनी बकाया देनदारियों को सकल घरेलू उत्पाद का 50% तक कम करना है। और 2025-26 में जो गवर्नमेंट की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का अनुमान जो है वो सकल घरेलू उत्पाद, मतलब इंडिया की जीडीपी का 56.1% है, अनुमान लगाया गया है। और न्यू टैक्स रिजीम में इसके लिए संशोधन भी किया गया है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अब हम यहाँ पे टैक्स स्लैब को डिस्कस करते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम टैक्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका न्यू टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम आप सभी को मालूम है। टैक्स जो स्लैब होता है या टैक्स रिजीम जो होता है, ठीक है, टैक्स रिजीम जो होता है दो तरीके के होते हैं। एक होता है ओल्ड टैक्स स्लैब और एक आपका होता है न्यू टैक्स स्लैब। ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको सभी तरह के डिडक्शन आपको मिलेंगे, छूट वगैरह मिलेगा 80C से 80U तक का। न्यू टैक्स रिजीम अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी आपको डिडक्शन इसमें नहीं मिलता है, लेकिन इसमें कर की दरें जो कम रहती हैं, इसमें थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगता है लेकिन डिडक्शन आपको मिल जाता है। तो काफ़ी लोग यही चूज़ करते थे, लेकिन न्यू टैक्स स्लैब जो है अब की बार बहुत ज़्यादा आप सभी लोगों के लिए चर्चा का विषय है, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है जो टैक्स का जो दायरा है वो 12,75,000 कर दिया गया है। मतलब 12 लाख तक की इनकम पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और 75,000 और भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो 12,75,000 तक अगर आपकी इनकम बन रही है पूरे साल भर में तो कोई भी टैक्स अब आपको नहीं देना पड़ेगा। और लोग अब आज के समय में न्यू टैक्स स्लैब ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि टैक्स का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है, टैक्स स्लैब बहुत चेंज कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड तो जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो नई कर व्यवस्था में जो संशोधित कर दर संरचना है, मतलब न्यू टैक्स रिजीम, जो रिवाइज टैक्स रेट स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पे है। तो आप सभी को मालूम है कि 0 से 4 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है, मतलब 4 लाख तक अगर आपकी इनकम है, तो 4 लाख तक की इनकम है तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है, आप टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही अगर आपने 4 लाख 1 रुपया भी कमा लिया, आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 से 8 लाख रुपए के बीच में आपको 5% का टैक्स आप पे लगाया जाएगा आपकी इनकम पे। 8 से 12 लाख के बीच में आपका 10% टैक्स लगेगा, जो टैक्स की दर है 10% है। 12 से 16 लाख के बीच में 15% टैक्स की रेट है। 16 से 20 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम बन रही है तो 20% टैक्स लगाया जाएगा आपकी इनकम पे। और 20 से 24 लाख के बीच में 25% टैक्स लगाया जाएगा, 25% रेट है, दर है। और अगर आप 24 लाख से ऊपर की इनकम अगर आपकी है तो 30% आपसे टैक्स लिया जाएगा। मतलब जो कर की दर है, टैक्स रेट है, वो 30% है आपका। अभी तो आपने सर कहा कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो देखिए 12 लाख तक मैं कह रहा हूँ कि आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक वर्ड जो आप लोगों ने सुना होगा, रिबेट 87A, क्या रिबेट 87A,
ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये अप्लाई करना पड़ेगा। रिबेट 87A का फ़ायदा जब आप लेंगे तब आप 12 लाख तक की इनकम पे आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे पहले जो न्यू टैक्स स्लैब था वो 7 लाख था, 7 लाख तक की इनकम तक आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, मतलब रिबेट का फ़ायदा आपको 7 लाख तक का मिल जाता था। अब ये बढ़ा के टोटल 12 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो रिबेट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम और भी पुराने वाले को अगर हम देख लें, जो प्रीवियस ईयर का टैक्स स्लैब है और इस ईयर का टैक्स स्लैब, दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो टैक्स स्लैब अंडर न्यू टैक्स रिजीम, टैक्स रेट, करंट स्लैब रेट और प्रपोज इनकम। तो देखिए सबसे पहले पुराना वाला जो था 2024-25 का, और यहाँ पे 2025-26 दोनों हम बात कर रहे हैं। तो 2024 का जो था वो 3 लाख तक की इनकम अगर आपकी रहती थी, और ये न्यू टैक्स स्लैब की मैं बात कर रहा हूँ, न्यू टैक्स स्लैब का, ठीक है, ओल्ड का नहीं, न्यू टैक्स स्लैब का। न्यू टैक्स स्लैब पे 3 लाख तक की इनकम पे आपका नील था 2024-25 में, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 4 लाख तक अगर आपकी इनकम बन रही है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और 3 से 7 लाख के बीच में पुराने वाले में 5% टैक्स था, अब इसको बढ़ाकर चेंज कर दिया गया है, 4 से 8 लाख कर दिया गया है। 7 से 10 लाख पे 10% टैक्स था पुराने वाले में, न्यू टैक्स रिजीम में 2024 में और 24-25 में। अब की बार 2025-26 में 8 से 12 लाख के बीच में इसको बदल दिया गया है। 8 से 12 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तब 10% के दायरे में आप आएंगे। 10 से 12 के बीच में 15% टैक्स, और इसे चेंज करके 12 से 16, मतलब अगर आप 12 से 16 लाख कमाते हैं तब आपसे 15% टैक्स आपकी इनकम पे चार्ज किया जाएगा। अगर आप 12 से 15 के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 20% आपसे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, 20% कर की दर है, और ये इसको बदल के बढ़ा के कितना कर दिया गया, 16 से 20 कर दिया गया है। मतलब जो आप 12 से 15 के बीच में 20% लगता था वो 16 से 20 के बीच में हो गया। 16 से 20 के बीच में अगर आपकी इनकम है तब 20% लगता है। और यहाँ पे अगर आपकी इनकम, ठीक है, मतलब 15 से ऊपर है 20 लाख के बीच में तो 25%, और ये आपका 20 से 24 के बीच में 25% है। और फिर यहाँ पे 30% जो आपका है वो 15 लाख से अगर आप ऊपर आपकी इनकम रहती थी, यहाँ पे 20 से 24 ये इसका है, न्यू वाले का है, ठीक है, जो अब की बार जारी हुआ है 25%। बाकी यहाँ पे तो 15 लाख के बाद ही सीधा आपका 30% हो जा रहा है। जो प्रीवियस ईयर 2024-25 का था उसमें मोर देन 15 लाख के बाद ही आपका 30% लगता था, लेकिन ये जो नया वाला जारी हुआ है 2025-26 का, उसमें आपका 24 लाख के बाद आपका 30% लगेगा। तो यहाँ 15 लाख से ऊपर इनकम पे ही आपका 30% लगता था, और नए वाले में जो अब की बार जारी हुआ है 2025-26 का, इसमें आपको, ठीक है, 24 लाख के ऊपर इनकम पे आपसे 30% लिया जाएगा। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिले हैं और टैक्स स्लैब में मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आप सभी को। आइए अब एमसीक्यूज क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर व्यक्तिगत आयकर में कोई देनदारी नहीं होगी। ठीक है, कोई भी आपसे नो लायबिलिटी ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स। किस प्रकार की आय पर ये लागू होगा, तो ये देखिए नॉर्मल इनकम पे ही लागू हुआ है। ठीक है, किसी विशेष श्रेणी, मतलब सभी लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष लोगों के लिए किया गया है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो नॉर्मल इनकम पे ये इसका लाभ आपको मिलेगा। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपकी नॉर्मल इनकम में कैपिटल गेन्स भी आपका शामिल है तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। 12 लाख की इनकम तब आपको छूट नहीं मिलेगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देने के लिए नई कर व्यवस्था सरल होगी। नई कर व्यवस्था जो आपका है असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने केंद्रीय बजट 2025 भाषण में करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी इनकम टैक्स दे नहीं होगा, कोई भी आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर की सीमा कितनी होगी अगर वे मानक कटौती, मतलब जो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 प्रीवियस ईयर में भी मिल रहा था और अब की बार भी 75,000 ही है, बढ़ाया नहीं गया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। 75,000 रुपये सैलरी, मतलब वेतन भोगी वाले जितने भी पर्सन है, सैलरी टैक्स पेयर है, उनको 75,000 रुपये का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो वो 75,000 इन्हें मिलेगा सैलरी पेशा वाले पर्सन को। तो एक तो हो गया कि 12 लाख रुपये तक आपका पूरी तरीके से नील है, 12 लाख तक, और प्लस आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आप जोड़ लीजिए 75,000 रुपये। तो टोटल मिला के आपका 12,75,000 रुपये तक की इनकम पे आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है इसमें। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब जो कर मुक्ति सीमा है वो 7 लाख से बढ़कर एक तो 12 लाख कर दिया गया है, और प्लस 75,000 रुपये आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। मतलब अगर हम कहें तो सालाना 12,75,000 रुपये तक कमाने वाले जितने भी वेतन भोगी हैं, जितने भी सैलरी पेशा वाले पर्सन हैं, सैलरी टैक्स पेयर हैं, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नए आयकर बिल का उद्देश्य क्या है, मतलब व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल। तो नए आयकर मतलब नए आयकर बिल का जो उद्देश्य है वो आपका है आयकर व्यवस्था को सरल और स्पष्ट बनाना, मतलब मेक द इनकम टैक्स सिंपलर एंड क्लीनर। मतलब इनकम टैक्स की जो मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको सिंपल और क्लीनर बनाना आयकर व्यवस्था को। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि बजट 2025 में घोषित नए आयकर विधेयक से मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर मतलब पर्सनल इनकम टैक्स सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है और इसे सरल और स्पष्ट बनाया गया है, जिससे मुकदमेबाजी कम होगी और कर निश्चिंतता होगी। मतलब सारी चीज़ें सिंप्लीफाई कर दी गई हैं, जैसा आप देख भी रहे हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष करों से लगभग कितना राजस्व माफ किया जाएगा। अब गवर्नमेंट ने बजट जारी रख रखा है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट अब की बार टैक्स से कम कमाई गवर्नमेंट को होने वाली है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जा रहा है, नो टैक्स है। तो गवर्नमेंट को जाहिर सी बात है रेवेन्यू का घाटा तो होगा ही। तो कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट इस बजट के अकॉर्डिंग माफ़ करने वाली है प्रत्यक्ष करों में, मतलब आपकी प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स में मतलब इनकम टैक्स, ठीक है, आपकी आय पे जो टैक्स है। तो 1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स को माफ़ करने वाली है, इसमें बजट के थ्रू माफ़ किया जाएगा। तो सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025 भाषण में कहा है कि इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप जो डायरेक्ट टैक्स में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो आपका जीएसटी वगैरह का पैसा हुआ जो गवर्नमेंट टैक्स के तौर पे कमाती है उसमें 2600 करोड़ रुपए का राजस्व माफ़ किया जाएगा और नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कर संरचना से किस वर्ग को विशेष लाभ होगा। तो ये मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास के लिए लाया गया है, मध्यम वर्ग को विशेष लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया की ज़्यादातर आबादी मध्यम वर्गीय है और वही टैक्स पे करती है, तो इनको फ़ायदा होगा मिडिल क्लास लोगों को। नेक्स्ट है नए आयकर बिल के किस पहलू को प्रमुख रूप से ध्यान में रखा जाएगा। व्हाट विच एस्पेक्ट ऑफ द न्यू इनकम टैक्स बिल विल बी गिवन एज अ प्राइम अटेंशन। तो नए आयकर बिल के तो किस पहलू को प्रमुख रूप से ध्यान रखा जाएगा, तो बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कर निर्धारण की प्रक्रिया को इसमें सरल बनाना। इस नए आयकर बिल का जो मुख्य उद्देश्य है वो कर निर्धारण प्रक्रिया को सिंप्लीफाई करना है, सरल बनाना है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है सैलरी पेशा वाले पर्सन को, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 75,000 रुपये का मानक कटौती मिलती है, एक मुफ्त सीधा सीधा छूट मिल जाता है, ये अब तुरंत मिल जाता है सैलरी पेशा वाले पर्सन को। ठीक है, तो 75,000 रुपये की मानक कटौती के लिए पात्र होंगे नई कर व्यवस्था के थ्रू जितने भी सैलरी पेशा वाले कर्मचारी एम्प्लॉई हैं या पेंशन भोगी हैं। इसमें वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए मतलब जो सैलरी पेशा वाले पर्सन है उनकी कर मुक्त आय सीमा 12,75,000 रुपये हो जाएगी 75,000 का डिडक्शन मिलने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कर व्यवस्था में निम्नलिखित आय श्रेणियों में किस पर कोई कर नहीं लगेगा। तो 0 से 4 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 0 से 4 लाख तक क्या रहेगा, नील रहेगा। क्या रहेगा, नील, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम इसके बीच में है तो कोई भी 0 टैक्स आपसे लिया जाएगा। 4 से 8 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो रेट बस पूछा जा रहा है तो 5% रेट है जी 4 से 8 लाख के बीच में, और ये मैंने डिस्कस किया है अभी आप सभी से, तो इसको मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन आपका मैं करा देता हूँ। 20 से 24 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 25% टैक्स अप्लाई किया जाएगा, 25% कर की दर है। और 24 लाख से अधिक अगर आपकी इनकम है तो 30% का जो टैक्स रेट है मतलब कर की दर है वो 30% है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब 24 लाख से ज़्यादा कमाने वालों पर 30% टैक्स लागू होगा। तो ये रहा आपका टैक्स स्लैब से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आइए हम थोड़ा हटके क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बजट में और भी जारी किया गया है टैक्स को लेकर। तो जितने भी हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं मतलब कौन, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन, देखिए एक होते हैं हम लोग हैं 18 से 60 के बीच में है, हम लोग इंडिविजुअल में काउंट होंगे, किसमें, इंडिविजुअल में। और 60 से जिनकी, ऐसे पर्सन जिनकी एज 60 साल से अधिक 80 साल से कम है, ये इंडिया के सीनियर सिटीजन माने जाते हैं, वरिष्ठ नागरिक जिन्हें हम बोलते हैं। और एक होते हैं आपके 80 साल से अबव, चाहे जितने साल तक वो है, ठीक है, जब तक जिंदा है। 80 साल से अधिक आयु के पर्सन को सुपर आगे लगा दीजिए, सुपर सीनियर सिटीजन इन्हें बोलते हैं। क्या, सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल से अधिक वालों को। तो जो वरिष्ठ नागरिक है मतलब 60 से 80 साल के बीच में है, अगर वो उनका पैसा मान लेते हैं बैंक में जमा हो रहा है तो जो ब्याज उनको मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा भाई, ब्याज, बैंक में पैसा जमा होगा तो ब्याज जब मिलता है तो उस पर TDS काट के उन्हें पेमेंट मिलता है। TDS मतलब क्या, ये आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जैसे ही इनको इंटरेस्ट की मतलब बैंक से ब्याज मिलेगा, मतलब पूरा मूलधन जब मिलेगा ब्याज मिलेगा तो उस इंटरेस्ट की इनकम पे TDS काट के इन्हें पेमेंट मिलेगा। तो ये होता है TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जैसे ही आपकी कमाई हो रही है आपसे टैक्स ले लिया जा रहा है।
बाद में जब आप जीएसटी सॉरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अप्लाई करेंगे तब टीडीएस आप दिखाएंगे वहाँ पे कि मेरा इतना पैसा ऑलरेडी टैक्स के तौर पे कट चुका है। फिर बाद में गवर्नमेंट आपकी इस टैक्स लाइबिलिटी को कम कर देगी आगे चल के। अगर आपका 1 लाख रुपये टैक्स बना है और 20,000 रुपये आपका टीडीएस ऑलरेडी कट गया है तो गवर्नमेंट आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम करके 80,000 कर देगी, तब आपको 80,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, टीडीएस अलग एक टॉपिक हो गया, बाकी इतना मैंने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए जो ब्याज की इनकम पे जो टीडीएस कटता है सीनियर सिटीजन का वो कितना बढ़ाया गया है, तो वो पहले कितना था, पहले आपका था 50,000 रुपये, अब इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 1 लाख रुपये कर दिया गया है। तो यहाँ पे सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले 50,000 तक मतलब कोई टैक्स नहीं लगता था, उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट बनता था जैसे 55,000 रुपये तो 50,000 रुपये माफ़ हो जाता था, 5,000 रुपये जो इसमें बचता था उस पर टैक्स वो ऑटोमेटिक टैक्सेबल अमाउंट में वो कैलकुलेट हो जाता था, ऐड हो जाता था। लेकिन अब इसे बढ़ा के 1 लाख रुपये कर दिया है। मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपये है, ठीक है, 1 लाख रुपये इंटरेस्ट है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर रहेगा तब वहाँ पे टैक्स के लिए वो टीडीएस काटा जाएगा। समझ में आया, तब वहाँ पे टीडीएस आपका कटेगा। तो बजट में भारत के बुजुर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जैसे टीडीएस सीमा को 2 गुना कर दिया गया है। ब्याज इनकम पर जो कर कटौती की सीमा वो 1 लाख रुपया कर दिया गया है 50,000 से बढ़ाकर। और ये सारी चीज़ें कब से अप्लीकेबल होंगी, 29 अगस्त 2024 के बाद जितने भी राष्ट्रीय बचत योजना खातों पर जितनी भी निकासी होगी उस पर ये छूट मिलेगा। समझ में आया। जैसे भाई बड़े बुजुर्ग जो है उनका पैसा वो लोग एनएससी वगैरह कराते हैं, बैंकों में पैसा जमा करते हैं, तो जो पेमेंट मिलेगा वो टीडीएस काट के पेमेंट मिलता है। लेकिन अब 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट है तो कोई भी डिडक्ट मतलब उनका टीडीएस नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है। 1 लाख से ऊपर टीडीएस काट के पेमेंट मिलेगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडीएस कटौती की सीमा को किराए पर कितने रुपए तक बढ़ाया गया है। मतलब किराए से अगर आपकी इनकम बन रही है, जैसे आपके बहुत सारे आप प्रॉपर्टी डीलर हो या आपके बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, आपने सभी को किराए पे चढ़ा रखा है, ठीक है। अब अगर आपको पेमेंट मिलता है या आपने जिस भी कंपनी को किराए पे अपना बिल्डिंग वगैरह दे दिया, तो उस समय क्या था कि जब भी आपको पेमेंट मिलेगा टीडीएस काट के पेमेंट आपको मिलेगा। जो भी कंपनी आपको पेमेंट करेगी टीडीएस काट के पेमेंट करेगी। तो टीडीएस कटौती भी आपको मिलता है। जैसे पहले 2,40,000 रुपये तक की इनकम पे कोई भी टीडीएस नहीं कटता था आपकी रेंटल इनकम पे, समझ में आया। लेकिन अब उसे बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया। अगर 6 लाख रुपए आपकी रेंटल इनकम है तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, समझ में आया। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि किराए की आय के लिए टीडीएस सीमा जो है वो 2,40,000 से बढ़ा के 6 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से कर दिया गया है। और इस कदम का जो उद्देश्य है वो टीडीएस के अधीन लेन देन की संख्या को कम करना और जितने भी छोटे मकान मालिक हैं जिनकी 2-4 प्रॉपर्टी है और 2,40,000 से अबव कमाते थे तो भाई उनका टीडीएस कट जाता था। लेकिन अब इसे बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दिया है। 6 लाख तक की इनकम पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट है आरबीआई के जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत टीसीएस की कटौती सीमा को कितने पर रुपए तक बढ़ाया गया है। ठीक है, टीसीएस की कटौती सीमा तो ये 7 से 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए इसको डिटेल में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए आरबीआई की जो उदारीकृत विश्लेषण योजना मतलब आपका एलआरएस जो है, इसके तहत क्या है 7 से 10 लाख रुपए कर दिया है। अब ये होता क्या है, तो देखिए एलआरएस जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक योजना है, भारत आरबीआई द्वारा चलाई गई एक योजना है। जो भारत के जैसे निवासी हैं वो अपने व्यक्तिगत कारणों से मतलब अपने पर्सनल रीज़न से वो विदेश में धन भेजने की अनुमति उन्हें होती है। अपने जैसे उनका लड़का अगर बाहर पढ़ने गया है तो वो बाहर पैसा भेज रहा है, या बाहर ही उनका कोई फैमिली मेम्बर रह रहा है तो वो ज़रूरत पड़ने पर वो पैसा विदेशों में भेज सकते हैं। तो आरबीआई द्वारा यही स्कीम चलाई गई है, योजना चलाई गई है, इसके थ्रू वो पैसा भेज सकते हैं। तो पहले 7 लाख रुपए तक कोई भी टीसीएस नहीं कटता था, मतलब टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है, जहाँ पे भी पैसा भेजा जा रहा है 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं कटता था टीसीएस। लेकिन अब इसे बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसे आर्थिक सुधार हिस्से के थ्रू इसे पेश किया गया है। तो 10 लाख रुपए इसे बढ़ा के कर दिया गया है। जैसे जो भारत से विदेश से जो भारत पैसा भेजते हैं तो वो 10 लाख रुपए कर दिया गया। 10 लाख तक की इनकम पे कोई भी टीसीएस नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च टीडीएस कटौती का प्रावधान किस स्थिति में लागू होगा। मतलब टीडीएस की रेट हाई टीडीएस आपसे कब काटा जाएगा, ठीक है, हाई रेट पर टीडीएस की जो दरें होती हैं वो उच्च तौर पे मतलब ज़्यादा रेट पे तो कब काटा जाएगा, जब आपके पास पैन वगैरह नहीं रहेगा तो आपसे टीडीएस ज़्यादा ले लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है, पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्लस आधार कार्ड को मर्ज कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो पैन ना होने पे आपसे टीडीएस ज़्यादा आपको मतलब टीडीएस अमाउंट ज़्यादा कट सकता है, ठीक है। चलिए ये बजट में यहाँ पे क्वेश्चन
या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीएस की देरी से भुगतान के मामले में क्या किया गया है? व्हाट हैज़ बीन डन इन द केस ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स? तो देखिए, देरी से भुगतान के मामले में जो आपराधिकरण है, मतलब थोड़ा बहुत रियायत दी गई है देरी से भुगतान के मामले में। यहाँ हम थोड़ा डिटेल में बात कर लें तो जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 12 लाख तक की इनकम से आपको फ्री कर दिया है, मध्यम वर्गों को कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और भी जो नए नए फैसले लिए गए हैं टीडीएस और टीसीएस को लेकर, जैसे बुजुर्गों के लिए ब्याज कटौती की सीमा को 2 गुना मतलब 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है। और किराए पे जो इनकम आपकी बनेगी टीडीएस वो 2,40,000 से 6 लाख कर दिया गया है। वही एलआरएस स्कीम के थ्रू 7 से 10 लाख रुपए कर दिया है, विदेश में आप पैसा 10 लाख तक भेज सकते हैं, कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अगर आप शिक्षा और चिकित्सा के लिए 7 लाख से ज़्यादा पैसा भेजने पे पहले मतलब 5% टीसीएस का भुगतान करना होता था, और एजुकेशन लोन के लिए अगर भेजा जाए तो अब 10 लाख तक की कोई भी उस पर चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब अपने बच्चों को फीस अन्य खर्चों के लिए 10 लाख रुपए आसानी से आप भेज सकते हैं, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे जो जितने भी धर्मांत ट्रस्ट हैं, मतलब जितने ट्रस्ट हैं, जितनी संस्थाएं हैं, उनकी पंजीकरण अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो जितनी भी जो रिलीजन ट्रस्ट है जो धर्म के लिए काम करती हैं, और जितनी भी संस्थाएं हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करती हैं, तो उनकी पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। सबसे पहली बात तो पंजीकरण जो अवधि है, रजिस्ट्रेशन टर्म्स है, टेन्योर है, वो 10 साल के लिए कर दिया गया है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने पे 10 साल तक कोई भी बार बार पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। पहले क्या था, पहले 5 साल बाद उन्हें फिर से रिन्यूअल कराना पड़ता था अपने रजिस्ट्रेशन को। लेकिन अब छोटे ट्रस्टों और संस्थाओं को बार बार पंजीकरण की झंझट से राहत मिलेगी, और पंजीकरण की अवधि 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दी गई है, जिससे वे बिना किसी रुकावट के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से आवासित संपत्तियों की वार्षिक मूल्य का दावा करने का लाभ कितनी संपत्तियों के लिए बढ़ाया जाएगा? तो देखिए, जैसे आपकी, पहले इस क्वेश्चन का मैं मतलब समझा दूं। ठीक है, जैसे स्वतंत्र रूप से, जैसे आपकी आवासीय संपत्ति है, जैसे आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टियां, ठीक है, बहुत सारे मकान हैं आपके। अब आप इन सभी मकानों को मतलब आपने किराए पे भी दे रखा है, और कुछ मकानों में आप रह भी रहे हैं। तो गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, आपकी जितनी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट लेगी, 100% लेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कह रखा है कि अगर आप 2 प्रॉपर्टी ऐसी है, 2 मकान ऐसे हैं जिनमें आप स्वयं रह रहे हो, ठीक है, इसका जो किराया होगा, इसका जो एनुअल वैल्यू होगा, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो गवर्नमेंट नहीं लेगी, इस पर कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी आपसे। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है। बाकी अदर प्रॉपर्टी के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, टैक्स वसूलेगी। तो वही है, तो 2 संपत्तियां अगर आपके पास हैं तो ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहेगी, इसकी एनुअल वैल्यू जो शून्य मानी जाएगी। ठीक है, करदाता 1 अप्रैल 2025 से बिना किसी शर्त के अधिकतम 100 कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण अवधि को कितने वर्ष बढ़ाई गई है? अब स्टार्टअप क्या होता है, जैसे आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नए तरीके का, नए ज़माने का, तो गवर्नमेंट आपको बढ़ावा देती है, आपको टैक्स में छूट देती है, रजिस्ट्रेशन में छूट देती है, बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे आपको मिलती है। गवर्नमेंट आपको लोन वगैरह भी प्रोवाइड कराती है। तो स्टार्टअप लाभ प्राप्त करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन जो कराना होता है, वो 5 साल के लिए आपको कराना, मतलब 5 साल तक की अवधि बढ़ाई गई है। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टार्टअप इंडिया योजना के अनुसार किसी भी कंपनी को उसके निगमन की तारीख से, ठीक है, 10 वर्ष की अवधि के लिए स्टार्टअप माना जाएगा। निगमन मतलब जब भी वो अपना व्यवसाय चालू कर रहा है, और 10 साल, एक बार रजिस्ट्रेशन करा के 10 साल तक स्टार्टअप माना जाएगा। स्टार्टअप पंजीकरण के 10 साल तक वो फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प वस्त्रों के निर्यात के लिए समय सीमा कितने महीने बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है? तो जो हैंडमेड मतलब हैंडीक्राफ्ट गारमेंट है, ठीक है, और उनका जो इम्पोर्ट मतलब निर्यात के लिए जो समय सीमा जो है, वो आपका 6 महीने से बढ़ा के 1 साल आपका कर दिया गया है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वास्तविक निर्यातकों द्वारा शुल्क मुक्त इनपुट से निर्मित हस्तशिल्प के निर्यात की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है, और जिसे आगे 3 महीने तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट निर्यातकों आयातकों के लिए जो वॉलंटरी कंप्लायंस के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो ये इसका क्वेश्चन पहले समझिए। वॉलंटरी कंप्लायंस मतलब जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो करते हैं, उन्हें समय समय पे गवर्नमेंट को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अप्लाई करना पड़ेगा, या जीएसटी रिटर्न फाइल उन्हें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीज़ें उन्हें गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, कितना टैक्स बन रहा है, कितना पे किया गया है, ये सारी चीज़ें। तो वॉलंटरी कंप्लायंस मतलब वो अपनी इच्छा से गवर्नमेंट को बता सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? इसके अंतर्गत बिना पेनल्टी के शुल्क का भुगतान, ये प्रावधान किया गया है। मतलब स्वैच्छिक अनुपालन आयातकों निर्यातकों को
माल की निकासी के बाद स्वैच्छिक रूप से भौतिक तथ्यों की गणना करने और ब्याज सहित लेकिन दंड के बिना शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए प्रावधान पेश किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयातित सामग्री के एंड यूज़ के लिए समय सीमा कितने महीने बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। तो जो आयातित सामग्री मतलब जो मंगाया गया है, इम्पोर्ट जो सामान किया गया है, ठीक है, अब उस सामान को कितने महीने तक यूज किया जा सकता है। जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप देखेंगे, ठीक है, जितने भी मतलब व्हीकल्स वगैरह बनते हैं उसके पुर्जे पुर्जे अगर मंगाए जाते हैं तो पहले एक लिमिटेशन सेट था कि 6 महीने तक आपको इसका यूज कर लेना है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक रहेगी। अब इसको बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है। तो 1 साल पहले 6 महीने था, अब इसे बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है। समझ में आया? तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका या यूनियन बजट 2025-26 के तहत सरकार ने किस क्षेत्र को विकास का प्रमुख इंजन घोषित किया है। तो विकास का प्रमुख इंजन, फर्स्ट इंजन किसे बताया है, माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने अपने स्पीच में भी उन्होंने कहा था, कृषि को, एग्रीकल्चर को फर्स्ट डेवलपमेंट इंजन के तौर पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार जो है वो उड़द, तुअर, मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन शुरू करेगी। केंद्रीय एजेंसियां जो है जैसे नेफेड हो गया और NCCF किसानों को अगले 4 वर्षों के दौरान जितनी भी दालें खरीदने के लिए पेशकश की जाएगी उन्हें खरीदने के लिए गवर्नमेंट तैयार रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने जिलों में कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। धन धान्य कृषि योजना के तहत, तो ये योजना याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये भारत के टोटल कितने जिलों में कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। टोटल 100 जिलों में ये चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भारत के 100 जिलों में ये कार्यक्रम, ये योजना शुरू की जाएगी। है क्या, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2025 भाषण में कहा है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों को कवर करेगी और 1.7 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा। चलिए, यूनियन बजट 2025-26 में किस फसल को लेकर आत्मनिर्भर मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। तो किस फसल को लेकर आत्मनिर्भर मिशन योजना शुरू की गई है, तो ये आपका दलहन की जितनी भी फसलें हैं, तूर, उड़द, मसूर, सभी तरह की दालों को लेकर, ठीक है, ये मिशन शुरू किया गया है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मखाना बोर्ड, बिहार का मखाना बहुत ही फेमस है, यहाँ पे एक मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, तो बिहार आपका राइट आंसर है। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि मखाना के उत्पादन, मार्केटिंग, प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, यूनियन बजट 25-26 के अनुसार कॉटन उत्पादन मिशन के लिए कितने वर्षों का कार्यक्रम घोषित किया गया है, मतलब कॉटन प्रोडक्शन मिशन। तो कॉटन प्रोडक्शन मिशन के लिए 5 साल, ठीक है, 5 साल, मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बजट में कृषि और संबंध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपायों के अलावा जैसे सब्जी और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, उच्च उपज वाले बीजों, राष्ट्रीय मिशन कपास उत्पादकता के लिए 5 वर्ष का एक मिशन चलाया जाएगा कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है KCC किसान क्रेडिट कार्ड, इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके तहत जो उधारी सीमा है वो कितना बढ़ाया गया है। पहले KCC किसान क्रेडिट कार्ड पे किसान को कितने रुपए का लोन मिलता था, पहले 3 रुपए तक का लोन मिल जाता था, ठीक है, अपने जुताई, बुआई, रुपाई के लिए, मतलब कृषि, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कृषि गतिविधियों के लिए। लेकिन अब ये बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया है। 5 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड पे किसानों को लोन आसानी से मिल जाएगा। तो किसानों को ऋण पहुंच के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, मतलब निर्मला सीतारमण जी ने कहा है किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा को 3 लाख से 5 लाख करने की घोषणा की है। इसका फायदा 7.7 करोड़ 70 लाख किसानों को अल्पकालिक ऋण पहुंचाने की सुविधा मिलेगी, मतलब 7.7 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड है क्या, ये भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करके किसानों की सहायता करने के लिए शुरू की गई योजना है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करना, उन्हें ऋण के अनैतिक स्रोतों पर कम निर्भर रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट 25-26 मतलब बजट 25-26 के अनुसार MSME के लिए क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने कार्ड जारी किए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है MSME के थ्रू कितने कार्ड जारी किए जाएंगे, तो टोटल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।
बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब वित्तीय सहायता और डिजिटलीकरण और क्षेत्र विशिष्ट पहलुओं पर जोर देने के लिए केंद्रीय बजट 2025 का एमएसएमई क्षेत्र जो सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय है, ठीक है, उसके व्यापक रूप से इन्होंने स्वागत किया है और 10 लाख क्रेडिट कार्ड ये जारी किया जाएगा और प्रत्येक की जो सीमा रहेगी ईच कार्ड की वो 5 लाख रुपए है। स्टार्टअप्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंड्स के तहत सरकार द्वारा कितनी नई राशि का योगदान किया जाएगा, ठीक है। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट द्वारा, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपया निर्धारित कर रखा है। मतलब जो स्टार्टअप के लिए धन की व्यवस्था, जो अपना नया बिजनेस करना चाहता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, सरकार बढ़ावा देगी, सरकार पैसा देगी, ठीक है। तो सरकार प्रतिवर्ष 2,500 करोड़ रुपए की एक प्रारंभिक निधि और 4 साल की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए की फंड की स्थापना की है गवर्नमेंट ने, ठीक है। इतना पैसा खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है यूनियन बजट 25-26 के अनुसार पहली बार अगर कोई उद्यमिता करने वाली महिलाएं हैं, मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर्स वुमेन है, वो भी किस मतलब SC ST की महिला है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाली महिलाओं को कितने तरह के टर्म लोन दिए जाएंगे। अब टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन लंबी अवधि के लिए दिया जाता है, जैसे 5 साल 10 साल के लिए दिया जाता है। धीरे धीरे इस लोन का पैसा आपको पे करना रहेगा विद इंटरेस्ट के साथ, और इंटरेस्ट की रेट जो रहती है वो कम रहती है, ठीक है। तो SC ST की महिलाओं को उद्यमिता मतलब जो बिजनेस करना चाहती हैं, व्यापार करना चाहती हैं, ठीक है, अपने आप को एंटरप्रेन्योर्स मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में के थ्रू 2 करोड़ रुपए निर्धारित कर रखा गया है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बजट में SC ST की महिलाओं के लिए नए स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसके तहत पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा और वे अपने व्यवसाय शुरुआत कर सकेंगी, और इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है यूनियन बजट 25-26 के तहत उधारी लेने की कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड योजना किसके लिए बनाई गई है? तो कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड ये स्कीम बनाया गया है, जैसे जिसको भी पैसा उधार चाहिए गवर्नमेंट देगी, ठीक है, बिजनेस करने के लिए देगी। तो ये सूक्ष्म उद्योग माइक्रो एंटरप्राइज के लिए मतलब सूक्ष्म उद्यमी के लिए ये योजना लाई गई है, कस्टम क्रेडिट कार्ड, ठीक है। सरकार उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत जितने भी सूक्ष्म उद्यम है, ठीक है, छोटे तरह के लघु उद्योग हैं, उनको 5 लाख रुपए की सीमा वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड शुरू करेगी। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। यह बजट भारत के हर व्यक्ति के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। नेक्स्ट है फुटवियर और चमड़े के क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लाई है? मतलब चमड़े के क्षेत्र को मतलब चमड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फुटवियर को, तो गवर्नमेंट फोकस प्रोडक्ट स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई है इस बजट के थ्रू, ठीक है। चमड़ा क्षेत्र के फोकस उत्पाद योजना से निर्यात में 1.1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होगी, और चमड़े क्षेत्र के लिए बजट की इस नई योजना से उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा, निर्यात में वृद्धि होगी, जिसका अनुमान 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को वैश्विक खिलौने का हब बनाने के लिए कौन सी योजना घोषित की गई है? मतलब गवर्नमेंट जो है भारत, ठीक है, खिलौने के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना, मतलब गवर्नमेंट उच्च गुणवत्ता वाले खिलौनों का निर्माण करने की योजना इस बजट के थ्रू लाई है। इससे क्या होगा कि चीनी खिलौनों की आत्मनिर्भरता कम होगी, ठीक है। जैसे इंडिया ज़्यादातर जो खिलौने वगैरह मंगाता है वो चीन से मंगाता है, ठीक है, तो भारत ने चीनी खिलौनों पर, चाइनीज़ खिलौनों पर निर्भरता काफ़ी कम कर दी है, और ये बहुत पहले से हो रहा है, बस 2020 से ही हो रहा है, और काफ़ी गिरावट भी आई है, ठीक है। इसीलिए देखिए आप सभी इंडिया के जितने भी जो खिलौने सेक्टर हैं, जो इधर उधर का पूरा बिजनेस करते हैं, ज़्यादा उन्हें गवर्नमेंट बढ़ावा देती है। चलिए नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा? मतलब फूड टेक्नोलॉजी जो सेटअप किया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो सेटअप किया जाएगा वो बिहार में सेटअप किया जाएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी सेटअप इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बिहार में। बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसरों में एक नया युग शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत किस प्रकार के खर्च बढ़ाने की घोषणा की है? तो जाहिर सी बात है आंगनवाड़ी से रिलेटेड है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 ये योजना है, ये न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए चलाया गया है, ठीक है। इस पे खर्च किया जाएगा, पोषण समर्थन के ऊपर खर्चा किया जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लोगों में निवेश के हिस्से के रूप में केंद्रीय बजट 25-26 में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। चलिए नेक्स्ट है अटल टिंकरिंग लैब्स योजना। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले 5 वर्षों के लिए कितना लैब बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा? तो अटल टिंकरिंग लैब अगले 5 सालों तक 50,000 लैब बनाए जाएंगे। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये है क्या, इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए अटल टिंकरिंग लैब आपका है क्या? देखिए वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमन ने ये कहा है कि अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा और ये स्कूली बच्चे जितने हैं उनको रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, अन्य तकनीक के हिसाब से वो पढ़ाई कर सकेंगे, उनके मतलब प्रयोग कर सकेंगे। इससे युवाओं के दिमागों में जिज्ञासा, नवाचार की भावना पैदा होगी और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए 50,000 लैब बनाए जाएंगे, अटल टिंकरिंग लैब। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत सरकार जो है सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी? तो किस योजना के थ्रू सरकार सभी विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मतलब वाईफाई की सुविधा वगैरह प्रदान करेगी? तो ये भारत नेट परियोजना के थ्रू। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय बजट में भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव भारत सरकार का है। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मतलब 2025-30 के लिए सरकार ने कितने नए परियोजनाओं में पूंजी लगाने के लिए एसेट मोनेटाइजेशन योजना की घोषणा की है? एसेट मोनेटाइजेशन योजना, तो 10 लाख रुपए तक की नई परियोजनाएं प्रोजेक्ट है और उसमें पूंजी लगाने के लिए, ठीक है, घोषणा किया है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत नेट परियोजना के तहत सरकार ने किस तरह की कनेक्टिविटी प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो सभी सरकारी माध्यमिक और स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी भारत नेट परियोजना के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीड वही रहेगा 2 Mbps स्पीड से 20 Mbps स्पीड जो मिलता है आपको जियो और एयरटेल पे। चलिए नेक्स्ट है आपका, और बजट 2025 के अनुसार भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से किताबें प्रदान करने के लिए कौन सी योजना घोषित की है? डिजिटल रूप से मतलब डिजिटली तौर पर, जैसे आप देखते होंगे कि कुछ चीज़ें जो बुक्स हम छू कर पढ़ सकते हैं, कुछ हम मोबाइल पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिजिटली रूप से जो किताबें प्रदान करने की योजना है वो भारतीय भाषा पुस्तक योजना के थ्रू। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। डिजिटली मतलब भारतीय भाषा पुस्तकों के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत से छात्रों को मूल भाषाओं में बेहतर शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और चिकित्सा शिक्षा, आईटी के लिए बुनियादी ढांचे में स्टेम शिक्षा के विकास को बढ़ावा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025 के अनुसार किस योजना के तहत सरकार 5 राष्ट्रीय कौशल उत्पादकता केंद्र स्थापित करेगी? मतलब 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी, किस योजना के थ्रू? तो ये मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड, इस योजना के थ्रू सरकार क्या करेगी? 5 राष्ट्रीय कौशल स्किल मतलब नेशनल स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना करेगी। चलिए नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैंसर केयर सेंटर के लिए सरकार ने किस प्रकार की योजना की घोषणा की है? तो सरकार ने कैंसर केयर सेंटर खोलने की घोषणा की है और ये सभी जिला अस्पतालों में, ठीक है, सभी जिला अस्पतालों में देखभाल कैंसर केंद्र वहाँ पे स्थापित किया जाएगा और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 200 सेंटर लगभग खोले जाएंगे, ऐसा अनुमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? सरकार कहाँ पे? तो देखिए बिहार को सबसे ज़्यादा बजट में फ़ायदा हुआ है, तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, सरकार ने घोषणा किया है, ठीक है। इससे क्या होगा, बिहार में यातायात सुविधाएँ बढ़ेंगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट है, स्वामी फंड 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, स्वामी फंड 2 का मुख्य उद्देश्य, तो स्वामी फंड 2 का जो मुख्य उद्देश्य है वो 1 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण को गति देना। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है क्या, जैसे मान लेते हैं सरकार किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और वहाँ पे सभी गरीबों को घर दिया जा रहा है। अब वहाँ पे जब भी फंड की कमी होगी तो स्वामी फंड का ये यूज किया जाएगा, ठीक है। ये एक ब्लेडेड फाइनेंस सुविधा है, स्थापित किया जाएगा जिसमें सरकार, बैंक या निजी निवेशकों को का योगदान होगा और इस फंड का उद्देश्य 1 लाख लोगों को आवासीय मतलब रहने के लिए घर वगैरह गरीब लोगों को मुहैया किया जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार ने किस वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए नई नीति घोषित किया है? तो बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार करने के लिए नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। चलिए नेक्स्ट है, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कौन सा नया पहल किया जाएगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट सुविधा के लिए, ठीक है, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके द्वारा कौन सा पहल किया जाएगा? तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, रूरल क्रेडिट स्कोर, ये लाया गया है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की लोन मतलब ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ये लाया गया है, फ्रेमवर्क ये विकसित किया गया है। और यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन और है, राज्य सरकार ने निवेश अनुकूलता को बढ़ावा देने के लिए किस सूचकांक को 2025 में लॉन्च किया जाएगा? तो ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, इसको 2000, ठीक है, इस सूचकांक को 2025 में लॉन्च किया जाएगा राज्य सरकारों के निवेश अनुकूलता को बढ़ावा देने के लिए। ये एक इंडेक्स है एक तरीके का,
ठीक है। और वित्त मंत्री ने घोषणा किया है जिसमें प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के निवेश अनुकूलता सूचकांक पेश किया जाएगा, और नीति आयोग द्वारा विकसित ये जो इंडेक्स है अवसर और जोखिम आयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवेश प्रभावकारिता के आधार पर राज्यों को रैंक करेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और टोटल हम लोगों ने 75 प्लस क्वेश्चन आज की क्लास में देखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट लेवल या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। और अगर आप सभी लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप बस एक छोटा सा मैसेज टाइप कर देंगे, आपको इसका PDF नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है आप सबकी, बजट वाली क्लास, और इतना काफ़ी है। और अगर आप इतना करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं इस क्लास में, और भी जो कुछ छूटा है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।